Assalamu alaikum students, I hope you all are doing well in your homes. Today we are going to begin with the very first chapter of your second year biology book, and the name of the chapter is homeostasis. So first of all we should know the basic concepts in homeostasis. Acha ji, what is environment according to you? According to me, environment is the surroundings in which or the conditions in which an organism lives. ठीक है जी. एनवायरनमेंट कुड भी एक्सटर्नल एंड इट कुड भी इंटरनल. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो एक्सटर्नल सराउंडिंग्स हैं, ठीक है जी, उनको हम उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहते हैं. जबकि इंटरनल एनवायरनमेंट किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसके अंदर का जो एनवायरनमेंट है उसको हम उसके इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं. हर ऑर्गेनिज्म जो है उसकी जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के से सूटेबल है. ठीक है जी. जिसमें भी एक ऑर्गेनिज्म रह रहा है उसने अपना इंटरनल एनवायरनमेंट जो है अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मुताबिक ढाला हुआ है. ठीक है जी. और एवोल्यूशन के दौरान ऐसा हुआ है. ठीक है जी. जब भी एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक इन्वायरमेंट में रहने के काबिल होता है जबकि उसका इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के मुताबिक हो. ठीक है जी. लेकिन स्पाइट ऑफ दिस फैक्ट आपका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसकी कंडीशंस में फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं. ठीक है जी. कंटिन्यूस फ्लक्चुएशंस आती हैं. ठीक है जी. तो उन फ्लक्चुएशंस के नतीजे में ज़ाहिरी सी बात है एक ऑर्गेनिज्म का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसमें भी फ्लक्चुएशंस आएंगी. ठीक है जी. और वो फ्लक्चुएशंस जो हैं वो हार्मफुल होंगी लिविंग बॉडी के लिए क्योंकि वो फ्लक्चुएशंस तो काफ़ी वाइड जो है वो वाइड फ्लक्चुएशंस होती हैं. ठीक है. तो इन वाइड फ्लक्चुएशंस से बचने के लिए आपकी बॉडीज़ के या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ के तमाम ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ के अंदर कुछ कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं. ठीक है जी. जो कि इन वाइड फ्लक्चुएशंस के हार्म से आपकी बॉडीज़ को बचाते हैं और इन फ्लक्चुएशंस को आपकी बॉडीज़ में नैरो रेंज में रखते हैं. ठीक है जी. तो इस प्रोसेस को या इस फिनोमेना को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं. आई होप आपको होम्योस्टेसिस की अब अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि होम्योस्टेसिस है क्या. इट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, ठीक है, उनके हार्म्स से, ठीक है, उसके नुकसान से आपकी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना. ठीक है. इसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं. होम्योस्टेसिस क्या करता है? आपकी बॉडी के अंदर जो भी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं इन रिस्पॉन्स टू द फ्लक्चुएशंस इन योर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को उनको नैरो रेंज में रखना. ठीक है जी. फ्लक्चुएशंस तो आएंगी ही इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन योर बॉडीज़, लेकिन उनको नैरो रेंज में रखना ताकि आपकी बॉडी के सिस्टम्स को, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट किया जा सके. तो इस प्रोसेस को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं. So, the most sensitive components of your internal environment are water, solutes and temperature. यानी कि जो मोस्ट सेंसिटिव कंपोनेंट्स हैं आपकी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट के, वो हैं जी आपके बॉडी का वाटर कंसंट्रेशन, सोल्यूट कंसंट्रेशंस और आपकी बॉडी का टेम्परेचर, जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से काफ़ी हद तक अफेक्ट हो सकते हैं. ठीक है. तो आपने अपने बॉडी के या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स या ऑल ऑर्गेनिजम्स जो हैं उन्होंने अपने बॉडी के वाटर बैलेंस को, सोल्यूट्स के बैलेंस को जो है वो विद इन नैरो रेंज रखना है. ठीक है जी. डिस्पाइट ऑफ द फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. तो इसके अलावा टेम्परेचर को टॉलरेबल रेंज में रखना है. बेशक बाहर जो है टेम्परेचर जितना मर्ज़ी फ्लक्चुएट करे, लेकिन आपकी बॉडी के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं वो विद इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर ही परफॉर्म हो सकते हैं. इसलिए आपकी बॉडी को टेम्परेचर के जो चेंजेस, बाहर फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, उनके हार्म से बचाना है. ठीक है. वाटर और सोल्यूट्स जो हैं उनका जो बैलेंस है उसको मेंटेन रखना है. ठीक है. ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कंपोनेंट्स हैं आपके इंटरनल इन्वायरमेंट के. ठीक है. तो जो आपकी बॉडीज़ में वाटर और सोल्यूट्स के बैलेंस को रेगुलेट करना होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन. एंड द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन इज़ द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन जनरली बिटवीन द इन्वायरमेंट, बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट ऑफ सोल्यूट एंड गेन इन द लॉस ऑफ वाटर. ठीक है जी. आपकी बॉडीज़ और एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी और उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के दरमियान सोल्यूट के बैलेंस को और वाटर
के लॉस और गेन और सोल्यूट्स के लॉस और गेन का जो बैलेंस है उसको मेंटेन रखने को हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है जी। इसी तरह से जो आपकी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर है उसको विद इन अ टॉलरेबल रेंज रखना डिस्पाइट द वाइड फ्लक्चुएशंस ऑफ टेम्परेचर इन योर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उसको हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। चाहे आपके एनवायरनमेंट में जितना भी टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, लेकिन आपकी बॉडीज़ का इंटरनल टेम्परेचर जो है उसको टॉलरेबल रेंज में रखना, मेंटेन करना, इस प्रोसेस को जो है हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है जी। तो आपको समझ आ गई कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या है। ऑस्मो रेगुलेशन है आपकी बॉडीज़ के सोल्यूट्स, ठीक है, आपकी बॉडीज़ के जो सोल्यूट्स हैं उसमें आपके मिनरल्स आ जाते हैं, ठीक है, इसके अलावा ब्लड शुगर लेवल्स हैं, ये सारे जो हैं आपकी बॉडी के सोल्यूट्स हैं, तो इनका एक पर्टिकुलर बैलेंस रिक्वायर्ड होता है। ठीक है जी। तो आपने इसको मेंटेन रखना है। ठीक है। इसके अलावा वाटर जो है इट इज़ ऑल्सो अ वेरी एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ योर बॉडीज़। ठीक है। तो उसको मेंटेन रखना, ठीक है, उसके गेन और लॉस को रेगुलेट करना, ठीक है, और सोल्यूट्स के गेन और लॉस को रेगुलेट करना, उसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कहेंगे। ठीक है। जबकि टेम्परेचर के जो मेंटेनेंस है उसकी जो रेगुलेशन है उसको हम थर्मो रेगुलेशन कहेंगे। तो ये दो टर्म्स जो थी ये मैंने आपको बतानी थी। आप यू शुड बी फेमिलियर विद दीज टू टर्म्स, ऑस्मो रेगुलेशन एंड थर्मो रेगुलेशन। इसके अलावा एक और टर्म का जिक्र है आपकी किताब में, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है? बेसिकली आपकी बॉडीज़ की में जो नाइट्रोजनियस वेस्ट्स होते हैं जो कि एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, मेटाबॉलिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट, आपकी बॉडीज़ में जितनी भी मेटाबॉलिज्म होती है उसके नतीजे में नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो वो आपकी बॉडीज़ के लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है जी। तो उनकी एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी इज़ रेफर्ड एज एक्सक्रीशन। अच्छा जी। इसी तरह से ये जो कंट्रोल सिस्टम्स हैं ये आपकी बॉडीज़ के अंदर इंट्रा सेल्यूलर लेवल पे भी वर्क कर रहे हैं और एक्स्ट्रा सेल्यूलर लेवल पे भी वर्क कर रहे हैं। अच्छा जी। आपकी जो इंट्रा सेल्यूलर इन्वायरमेंट है वो सेल के अंदर का इन्वायरमेंट होता है। ठीक है जी। एक आपकी बॉडी आपको पता है कि सेल्स पे मुश्तमिल है, तो सेल्स का जो अंदर का इन्वायरमेंट है उसको हम इंट्रा सेल्यूलर इन्वायरमेंट कहते हैं, और जो सेल्स के बाहर का इन्वायरमेंट होता है उसको हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर इन्वायरमेंट कहते हैं। तो ये जो डिफरेंट कंडीशंस हैं ऑब्वियसली फ्लक्चुएट कर रही हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, तो वो फ्लक्चुएशंस पास ऑन हो रही हैं आपके इंटरनल इन्वायरमेंट पे, और वहाँ पे आपके डिफरेंट कंट्रोल सिस्टम्स जो हैं वो होम्योस्टेसिस बरकरार रखे हुए हैं। ठीक है जी। तो जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं उसके रिस्पॉन्ड में जो आपका जो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है उसमें जो उसके रिस्पॉन्स में चेंज आता है वो ऑब्वियसली विद इन अ नैरो रेंज आता है। ठीक है। लेकिन फिर अगर हम इंट्रा सेलुलर की तरफ चले जाएं, सेल के अंदर का जो इन्वायरमेंट है उसमें उससे भी ज़्यादा नैरो रेंज में चेंज आएगा। आगे डायग्राम शो की गई है, वो मैं आपको शो करूँगी कि किस तरह से कि एक किसी भी कंडीशन में चेंज आ रहा है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, और वो किस तरह से फिर एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में पास ऑन हो रहा है, और फिर आगे से इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में वो उससे भी ज़्यादा नैरो रेंज में जो है वो फ्लक्चुएशन आएगी। ठीक है जी। तो क्योंकि इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा और भी ज़्यादा सेंसिटिव होता है इन चेंजेस के लिए। ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नैरो रेंज में ही फ्लक्चुएशन जो है उसको पास ऑन करना है। ठीक है जी। तो इसलिए वहाँ पे सेल के अंदर कंट्रोल सिस्टम्स हैं जो कि होम्योस्टेसिस को फर्दर बरकरार रखे हुए हैं। ठीक है जी। मैं रीड कर देती हूँ। लाइकवाइज द कंट्रोल सिस्टम्स अमंग इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑल्सो एट सेल लेवल कीप फ्लक्चुएटिंग इन नैरो रेंज इन इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट विद इन सेल मेम्ब्रेन कंपेयर टू इन एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। ठीक है जी। एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट के मुकाबले में जो इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है उसमें जो फ्लक्चुएशंस हैं वो और भी नैरो रेंज में होती हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में आपके सोल्यूट्स और वाटर के बैलेंस को मेंटेन करने के अलावा और भी बहुत सारे मेटाबोलाइट्स मौजूद होते हैं और हार्मोन्स वगैरह होते हैं। ठीक है। जिनको कि आपने रिक्वायर्ड रेंज में मेंटेन करना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे होम्योस्टेसिस आपका और भी ज़्यादा सेंसिटिव है। अच्छा जी। और एक बात कि होम्योस्टेसिस का मतलब ये नहीं है कि आप अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को एक फिक्स्ड आप इंटरनल इन्वायरमेंट को फिक्स रखें। ठीक है जी। बल्कि आपको उसको फिक्स नहीं रखना होता, उसको एक स्पेसिफिक रेंज में मेंटेन
रखना होता है फॉर नेसेसरी बॉडी फंक्शंस, ठीक है जी। जैसे कि आपके एग्जांपल एक यहाँ पे दी हुई है आपकी बुक में कि वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो फ्लक्चुएट कर सकती है आपके इन्वायरमेंट में, ठीक है जी। आपके इन्वायरमेंट में वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, फ्रॉम अबंडेंट वाटर सप्लाई टू ऑलमोस्ट ड्राई कंडीशंस, ठीक है जी। वाटर की जो है क्वांटिटी वेरी कर सकती है, ठीक है, लेकिन इसके नतीजे में आपका इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो आपकी बॉडी को ना तो फ्लड होने देगा इन अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर और ना ही ड्राई कंडीशंस में डिहाइड्रेट होने देगा, बल्कि एक नैरो रेंज में, ठीक है, आपके बॉडी के जो वाटर है उसको रखेगा, ठीक है। जब आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वाटर की अबंडेंट सप्लाई है तो आपकी जो टॉलरेबल रेंज है उसके हायर लेवल पे आपका जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो आपके इंटरनल इन्वायरमेंट में वो रहेगी। जब आपके बिल्कुल ऑलमोस्ट ड्राई कंडीशंस हैं आउटसाइड तो आपकी बॉडी ज़ाहिर है डिहाइड्रेट तो नहीं होनी चाहिए ना, तो उसमें फिर आपकी जो रेंज है उसके लोवेस्ट लेवल पे आपकी वाटर जो अवेलेबिलिटी है इनसाइड योर बॉडीज़ वो रहेगी, ठीक है जी। तो होम्योस्टेसिस का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपकी जो है एक फिक्स्ड जो है वो आपकी एक नंबर है जिस पे कि आपका कोई कंडीशन जो है वो रहेगी, इस तरह ऐसा नहीं होता, बल्कि एक रेंज होती है, ठीक है जी, जो कि फिर आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के मुताबिक वेरी कर सकती है ताकि आपकी बॉडी के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं वो नॉर्मल तरीके से परफॉर्म हो सकें। अच्छा जी, इन होम्योस्टैटिक रेगुलेशंस के लिए आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट कंट्रोल सिस्टम्स हैं, ठीक है जी। ये जो लिविंग कंट्रोल सिस्टम्स हैं ये बिल्कुल वैसे ही वर्क करते हैं जैसे कि फ़िज़िकल कंट्रोल सिस्टम्स जो हैं वो वर्क करते हैं। इनमें भी एक रिसेप्टर होता है जो कि चेंज को डिटेक्ट करता है, ठीक है जी। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई चेंज आती है तो उसको डिटेक्ट करता है। एक कंट्रोल सेंटर होता है जो कि उसको इंटरप्रेट करता है और जो इफेक्टर हैं वो उसके उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है जी। फ़िज़िकल कंट्रोल सिस्टम में फॉर एग्ज़ाम्पल एक अगर हम टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो एक सेंसर होता है, ठीक है, टेम्परेचर सेंसर होता है जिसको हम थर्मामीटर कहते हैं, जो कि टेम्परेचर चेंज को डिटेक्ट करता है, ठीक है। जब भी एक टेम्परेचर अपने सेट पॉइंट से टेम्परेचर हिलता है जो है वो फ्लक्चुएट करता है तो टेम्परेचर सेंसर यानी कि थर्मामीटर उसको डिटेक्ट करता है और कंट्रोल सिस्टम जो सिस्टम है या कंट्रोल सेंटर जो है वो उसको जो है मैसेज पहुंचाता है, ठीक है, ताकि वो कंट्रोल सिस्टम जो है फिर वो फ़ौरन से एक्शन लेता है। अगर टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया है बाहर तो टेम्परेचर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हाई करना है, ठीक है, तो वो हीटर को ऑन करेगा। टेम्परेचर अगर कूल करना है, ठीक है, तो वो कूलर्स को जो है वो ऑन करेगा ताकि टेम्परेचर को राइज़ या फिर ड्रॉप किया जा सके। इसी तरह से लिविंग सिस्टम्स के अंदर भी इसी तरह के कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं आपकी बॉडी में, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल थर्मो रेगुलेशन के लिए, टेम्परेचर की रेगुलेशन के लिए एंडोथर्मिक जो एनिमल्स हैं उनके अंदर टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है जी, जो कि टेम्परेचर चेंज को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है जी। और कंट्रोल सेंटर जो है उसको सिग्नल करते हैं कि अगर टेम्परेचर इन्वायरमेंट में बहुत बढ़ गया है तो वो कूलिंग सिस्टम्स को ऑन करे, ठीक है जी। और इसी तरह से अगर टेम्परेचर बाहर जो है वो बहुत लो जा रहा है तो वो आपकी बॉडी के हीटिंग सिस्टम्स को ऑन करे, ठीक है जी। इस डिटेक्शन चेंज को डिटेक्ट करना और अफेक्टर्स को फिर सिग्नल सेंड करने का जो प्रोसेस है इसको हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है जी। डिटेक्शन ऑफ अ चेंज एंड सिग्नलिंग फॉर अफेक्टर्स रिस्पॉन्स टू कंट्रोल सिस्टम इज़ कॉल्ड अ फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है जी। लेकिन जो इस तरह के आपकी बॉडी में जो फीडबैक मैकेनिज़म्स हैं ये अक्सर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़म्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये टेम्परेचर वाला आपने फीडबैक मैकेनिज़्म पढ़ा, तो आपकी बॉडी में अगर आपकी बॉडी को हीट करना है तो आपका जो सिग्नल होगा वो बाहर से कोल्ड टेम्परेचर होगा, ठीक है जी। तो उसका इन्वर्स रिस्पॉन्स जो है फिर वो आपकी बॉडी प्रोड्यूस करेगी। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है उसको हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। In these processes, there is an inverse effector's response to the change in external environment, as there is generally cooling effector's response to warmth sensing in external environment. Thus, it is termed as negative feedback. तो ये था आज का आपका लेक्चर। इसके बारे में कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट्स में मुझे जो हैं वो क्वेश्चंस अपने पोस्ट कर सकते हैं। मैं आपको अगले लेक्चर में उनके आंसर्स इंशाल्लाह दूँगी, ठीक है जी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसके पूछ सकते हैं, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ब्लेस्ड।